हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद रूपाली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रेविटेशन टॉपिक का सेकंड लेक्चर। कल हमने ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। एक बार सिर्फ सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कि हमने कितना पढ़ लिया है। देखिए, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वेक्टर एनालिसिस, इसमें हमने ये पढ़ लिया था स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमने पढ़ लिया था स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फील्ड पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है। फिर कैलकुलस ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ लिया था, इससे हमने कैलकुलस पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ लीनियर एंड रोटेशन, ये वही वाली थी जिसमें हमने इरोटेशनल के बारे में पढ़ा था कि इरोटेशन कब होगा, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ कोई वेक्टर जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा सोलेनोइडल होगा, ठीक है। हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा, ग्रेडियंट पढ़ा, डाइवर्जेंस पढ़ा, कर्ल हमने पढ़ लिया, गॉस और स्टोक्स थ्योरम भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, कम इसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये हमारी जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर कल हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन, फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन में हमने कल पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया था। तो अब इसी के अंदर आता है, देखो यहाँ पर इसी के अंदर आता है हमारा, इसमें लिखा नहीं है, इसी के अंदर हमें पढ़ना होता है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, है ना, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप जो हम पढ़ रहे हैं वो आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए। वैकेंसीज आने के बाद प्रॉब्लम होगी, इतना टाइम आपको पढ़ने का नहीं मिल पाएगा। और अभी आपको देखो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है, उनको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है ना। अब आप लोगों को टाइम मिला है तो उसका बेनिफिट उठाइए और अपनी स्टडी स्टार्ट करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब ये क्या होता है? इट इज द एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कल जब हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो हमने अर्थ के बारे में मैंने बताया था कि हमारी अर्थ है और हम यहाँ पर कोई मास है, ठीक है। तो अब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, जिस वज़ह से एक्सेलरेशन अर्थ का कम हो जाता है, और जो भी कोई मास है अगर हम उसको अर्थ की कंपैरिज़न में माने तो सोचो कि वो कितना कम होगा, कितना भी हैवी मास क्यों ना हो, तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमेशा वापस आके कहाँ गिर जाता है, अर्थ पर गिर जाता है, ठीक है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, Fgm_m/r², क्योंकि हमने मान लिया कि कोई स्मॉल m का पार्टिकल या कोई मास, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, वो अर्थ के ऊपर रखा है ना? और अर्थ का मास हम कैपिटल मानते हैं, और अपना ये डेरिवेशन से क्वेश्चन करने के लिए हम मानते हैं कि अर्थ का जो सारा मास है वो सेंटर पर है। ठीक है? अब फ़ोर्स किधर लग रहा है? अब फिलहाल फ़ोर्स तो अर्थ की तरफ फ़ोर्स लगा रही है, इस मास पर अपनी तरफ फ़ोर्स लगा रही है, तो डायरेक्शन किधर होगी फ़ोर्स की? इधर होगी। अब जो रेडियस हम मान के चलते हैं अर्थ अर्थ की, वो कितनी होती है? कैपिटल R, ठीक है? तो यहाँ से फ़ॉर्मूला कल हमने पढ़ा था Gm m/r²। अब एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है फ़ोर्स अपॉन मास, है ना? तो A इज़ इक्वल टू कितना देगा? फ़ोर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो A इज़ इक्वल टू Gm क्रॉस m/r², ठीक है? इस स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो बचेगा G, स्मॉल g इज़ इक्वल टू Gm/r²। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला, न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, स्मॉल कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी हमारा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। अब स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर, ठीक है? वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। और जब हम सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आती है? इसकी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है? और कई जगह पे हम इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान था, सभी लोगों ने 9 से पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोगों ने ही पढ़ रखा है, ठीक है। आप इसको डेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिलेशन हमें याद करना है, एग्जाम्स में से क्वेश्चन आता है। अब देखो, स्मॉल जी हमारे पास कितना था? कैपिटल जी m/r²। ये कहीं पर आर ई भी लिखा हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर स्मॉल m हमारे पास क्या होता है? अगर हम डेंसिटी के टर्म में लिखें तो वो हमारी डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब m इज इक्वल टू, अब हमारी अर्थ क्या है? अर्थ को बस स्फीयर मान के चलते हैं, है ना? तो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्मॉल जी यहाँ से कितना आएगा देखो, जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल जी हमारे पास कितना आएगा? स्मॉल क्या आएगा? कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर। अब जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, तो स्मॉल जी है वो डिपेंड करेगा किस पर? इस डेंसिटी पर और आर पर। तो अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ डेंसिटी, जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की मास के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे,
हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और ये होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये होती है हमारी रेडियस, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है जी की वैल्यू। अब वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है वेरिएशन इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कि इसमें क्या क्या वेरिएशन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत वेरिएशन का। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा रिलेशन। देखो हमें एग्जाम में डेरिवेशन तो करने नहीं है, तो हमें शॉर्ट फॉर्मूले याद रखने होते हैं ताकि हम इजीली न्यूमेरिकल कर पाएं। तो ये जो फॉर्मूले हमने बताए कौन से वाले फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आता है और जब भी पीछे फॉर्मूला लिखा उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। अब वेरिएशन कैसे कैसे हो सकता है देखो, ये हमने मान लिया कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अभी हम मान रहे थे कि यहाँ पर हमारा कोई मास रखा है। अब इस मास ये मास जो है यहाँ से एच हाइट पर ऊपर है, यहाँ पर ऊपर चला गया ये है। तो हमने माना कि यहाँ से कितनी एच हाइट पर चला गया वो एच हाइट पर अभी कोई मास है, ठीक है। अब हमने माना कि ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है ना, और कैपिटल एम जो है वो मास का अर्थ का क्या है मास है। अब ये क्या है हमारी रेडियस मान के चलते हैं आर, ठीक है ना। तो अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई हमारी r प्लस h, ठीक है ना। तो स्मॉल जी का जो हमारा फॉर्मूला था g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या चेंज होगा इसमें, अभी r की जगह पे r प्लस h रखेंगे तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन ये आ जाएगा हमारा r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा g था, इसको हम g डैश मान लेते हैं। तो जब हम करेंगे ना g अपॉन g डैश या g डैश अपॉन g जो आपकी मर्जी कर सकते हो, तो जब हम g डैश अपॉन g करेंगे तो हमारा कितना आएगा जी एम अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा अपॉन में gm अपॉन r स्क्वायर। gm से gm कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमारा आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं ना r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से क्या करें, इसमें से r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, r अपॉन r यहाँ से लेंगे कॉमन तो 1 प्लस कितना होगा ये 1 प्लस h अपॉन r इसका होल स्क्वायर, ठीक है। r से r कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अब हमने ना एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है कि 1 प्लस x की पावर अगर n लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n x। मैथ में बाइनोमियल थ्योरम सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच गया था, ये g डैश इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू ये हमारा बना 1 अपॉन 1 प्लस ये बना था हमारा कितना h अपॉन r की पावर 2। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा 1 प्लस h अपॉन r की पावर कितना माइनस 2। अब बाइनोमियल थ्योरम से जब सॉल्व करेंगे g डैश अपॉन g तो बनेगा 1 माइनस 2h अपॉन r। तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। अब दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था ये जी डैश अपॉन जी आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इन दोनों पर ही क्वेश्चन करने के लिए आता है, तो अभी कुछ क्वेश्चन भी याद करेंगे। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ड्यू टू हाइट हमारा ये फॉर्मूला है, इनको आप डायरेक्ट याद कर लेना, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, और उसमें कुछ नहीं होगा, जब डेप्थ में जाएंगे तो माइनस जी अपॉन आर होगा, उसको भी करके देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ रखा है ना, ये 11th में सभी ने पढ़ा है, बट फिर भी ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ में क्या होगा, ठीक है। अब ड्यू टू डेप्थ करते हैं, डेप्थ में हम क्या मान के चलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, है ना, अर्थ में। तो अब हम करेंगे, हमने माना कि ड्यू टू डेप्थ में करेंगे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अभी हमारा मास यहाँ रखा था m पे और ये हमारा सेंटर था O और मास का अर्थ था कैपिटल M, ठीक है। अब ये जो हाइट थी, अब हम यहाँ चले गए, सपोज ये हम यहाँ पर आ गए और ये जो डिस्टेंस हम d डिस्टेंस नीचे चले गए, d डिस्टेंस नीचे चले गए। अभी पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी थी हमारी 8 थी, है ना। तो अब हम यहाँ आ गए ये, तो हमारी कितनी बची, ये डिस्टेंस हमारी कितनी बची, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस d, ठीक है। यहाँ डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक इसको कर लेना, ये d है, ये कंप्लीट जो r है ना, ये छोटी वाली r माइनस d हो गई और पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी थी r, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया, g इज इक्वल टू अभी हमने निकाला, अभी जस्ट हमने निकाला था g इज इक्वल टू g 4/3 पाई g रो r, अभी हमने वहां पर ऊपर लिखा था जब हमने डेंसिटी की फॉर्मूला लिखा था। तो g डेंस कितना आ जाएगा, देखो r की जगह पे हम क्या रखेंगे, पहले हम r रख रहे थे, अब हम डेप्थ में आ गए तो ये डिस्टेंस कितनी बची, डिस्टेंस हमारी बची r माइनस d, तो अब हमारा r की जगह पे कितना आ जाएगा r माइनस d, है ना। अब जब हम g डैश अपॉन g करेंगे तो कितना बचेगा, जब हम g डैश अपॉन g करेंगे, g डैश अपॉन g, तो g डैश हमारा कितना था 4/3 पाई g रो r माइनस d, ठीक है। और ये 4/3 पाई g रो r, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, g डैश इज इक्वल टू g r माइनस d अपॉन r। अब यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो कितना बचेगा g, ठीक है। यहाँ से r कॉमन ले लो,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस d अपॉन r और अपॉन में r से r। तो बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r। तो इस फॉर्मूले को भी हम ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके हर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ग्रेविटेशन भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे, उन पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट हो गए हमारे। ड्यू टू हाइट, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ का फॉर्मूला ही हो गया ये वाला हमारा। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे सभी को पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाता है, 0। तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कल हमने क्वेश्चन भी करा था ना ये, कि हमारा क्या होता है, अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो पहले डिक्रीज होता है और फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इस पर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, हम इस पे कई एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स रिपीट हुए हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, देखो इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। ठीक है, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा मतलब इसका जी डैश का मतलब होता है कि जब अर्थ अपनी अर्थ रोटेशन करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। तो वो चेंज आता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आता है। अब बात करेंगे इक्वेटर की, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर में जो लैम्डा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो cos 0 कितना होता है, 1। तो जी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इक्वेटर पे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट पोल्स, पोल्स पे कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो पोल्स पे हम रखेंगे 90 डिग्री, तो लैम्डा कितना, 90 डिग्री, cos 90 0, तो जी डैश इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका पोल्स पर और इक्वेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पोल्स पर कोई चेंज नहीं होता, पोल्स पर एज इट इज रहती है ना, जी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और देखो यहाँ जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे क्या हो जाता है, जो हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जी में से कुछ माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है, और पोल्स पर कुछ भी चेंज नहीं आता, नो चेंज। यहाँ पर क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, तो ये जो हमारे लाइन्स हैं ये सीधे-सीधे इन पर हमारे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। उसमें हमें हाई एल्टीट्यूड का हमने पढ़ा, डेप्थ का हमने पढ़ा, एट द सेंटर 0 हो जाता है, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो, हम न्यू पीपीटी ऐड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 4:1। कहते हैं जो डायमीटर है ना उनका जो रेशियो है वो कितना है, 4:1। ठीक है, एंड देयर मीन डेंसिटीज इन द रेशियो, और जो डेंसिटीज हैं उनका रेशियो कितना है, ρ1/ρ2 इज इक्वल टू 1/2। तो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमसे पूछा है, मींस हमसे पूछा है उन्होंने रेशियो, जैसे हम लिख रहे हैं d1/d2 ρ1/ρ2, तो हम g1/g2 भी लिख सकते हैं, या g'/g2 भी हम लिख सकते हैं। अब एक बार ध्यान से समझेंगे, जी का हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, हम फॉर्मूले ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। उसने हमसे देखो किस टर्म में दिया है, उसने हमें डेंसिटी दी है और उसने डायमीटर दिया है। अगर डायमीटर दिया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। देखो d1 को लिखेंगे r1/2, सेम ही आना है, इसको लिखेंगे r2/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 हमारा कितना बन जाएगा, 4/1 ही रेशियो बचेगा। ठीक है, ये है ना, r1/2 इंटू हम इसको लिखेंगे 2/r2, तो ये तो बनेगा हमारा r1/2 4/1 बन जाएगा। यानी कि रेशियो भी हमारा, रेडियस का रेशियो भी हमारा कितना आ रहा है, 4:1, सेम ही रहेगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है g इज इक्वल टू, अभी अभी पढ़ा था हमने, g प्रोपोर्शनल करता है किसके, रो और r को। ठीक है, ध्यान करो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैसे तो सभी को याद होगा। ये रहा, जी किस पर डिपेंड करता था, रो एंड आर पर। तो अब हम लिखेंगे, अगर मैं लिखूं इसको जी1 मान लूं, इसको रो1 मान लें, इसको आर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट्स, और हमें किसका दे रखा है, द डायमीटर, फाइंड द रेशियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट्स। तो जी1 हमारा हो गया, तो जी1 और जी2 हमारा कितना है, जी2 का हो जाएगा ρ2/r2। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। तो जी1/जी2 लिखा रहने देते हैं। अब देखो ρ1/ρ2 कितना था, 1/2। तो ρ1/ρ2 की जगह पे लिख दो 1/2, और r1/r2 की जगह पे कितना था, 4/1। तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/1। तो यानी जो रेशियो हमारा आएगा वो आएगा 2:1। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, इफ द अर्थ श्रिंक बाय 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस बिकम। लिखा है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या का 1/3 कम हो जाए। देखो, पहले रेडियस पूछा है ना, तो पहले सपोज जो पहले रेडियस थी वो कितनी थी, हमारी r थी, है ना। अब जो न्यू रेडियस है वो बोल रहा है कि वो पुरानी वाली रेडियस से कितनी कम हो गई, r वो 1/3, यानी कि 1/3 वो कम हो गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस बिकम, तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस सरफेस पर कितनी चेंज होगी जहां पर रेडियस चेंज हो रही है। तो ये r डैश कितना आ जाएगा, देखो 3r माइनस r/3, यानी कि ये बन गया हमारा 2r/3।
तो अगर मैं g लिखूँ तो g हो जाएगा हमारा कितना? ये होता है हमारा क्या? gm/r²। ठीक है? g डैश इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? gm/ में r की जगह पे क्या लिखोगे? हम लिखेंगे 2r/3 का होल स्क्वायर। आप ना क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। g हम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि g m तो आपस में वैसे भी कट जाना है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? टाइम बचाने के लिए। तो अब हमारा g कितना हो जाएगा? g डैश तो हम इनको दोनों को डिवाइड कर दो। उसी के नीचे लिख देते हैं ताकि स्पेस का हमारा वो यूज़ हो। तो हम इसी के नीचे लिख देते हैं। ठीक है? डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा नीचे g डैश और अपॉन में इसको वाले को यहाँ लगा देते हैं। ये हो जाएगा gm/ में 2r/3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा g/g डैश इज़ इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो ही जाना है ना? तो आप ये कितना आ जाएगा? ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 4r² और अपॉन में 9 और इंटू कितना है हमारा r²। तो r² से r कैंसिल हो जाएगा। तो अब उसने हमसे g डैश पूछा है ना? क्या पूछा है? देखो g की टर्म में पूछा है। तो g डैश हमारा कितना आ जाएगा? 9/4g। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है? 9/4g कहाँ पर है हमारा? देखो 9/4। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? हमने क्या किया? उसने बोला था कि जो रेडियस है वो 1/3 क्या हो जाएगी? 1/3 श्रिंक हो गई। तो पहले r थी, तो उसमें माइनस करनी पड़ेगी ना। तो अब 1/3 अगर श्रिंक हो गई तो अब हमारे पास कितनी बची? अब हमारे पास बची 2r/3। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर और r² नीचे रह जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 4/9 r² से r² कैंसिल। और हमें चाहिए इसका g डैश का चेंज हुआ। तो g डैश कितना आ जाएगा? 9 हमारा ऊपर जाएगा, 9g/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an object weighs 10 Newton on the surface of the earth. What would be its weight on the surface of the moon? हम सबको पता है कि जो वेट होता है ना मून पर, वो वेट जो अर्थ का वेट होता है उसका 1/6 हो जाता है ना? 1/6। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ कितना है? 10। तो 10/6। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। तो लगभग हमारा 1 मतलब 1.6 समथिंग आएगा। तो 1.767 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Example of central force. Which of the following is an example of central force? Gravitational force, viscous force और फ्रिक्शनल फोर्स, नन ऑफ द अबव। देखो कल ही हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमने अच्छा ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज, कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। पहले इसी को लिखते हैं। कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून है वो 1/6 है। किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है? इफ द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून इज, अगर हमें बोल रखा है कि रो ई अपॉन रो एम कितना है? 5/3। तो हमसे पूछा है देन रेडियस ऑफ मून आर एम। हमसे रेडियस ऑफ मून पूछी है इन टर्म ऑफ आर ई। तो देखो हमारा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें साफ दिख रहा है कि जिसमें जी आई, रो आई और आर। तो ऐसा हमें एक ही फॉर्मूला पता है कि जी। अब हम पहले मून की टर्म में लिखते हैं। जी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो एम और आर एम। ठीक है? डिवाइड कर देंगे जी ई से और हो जाएगा हमारा रो ई और आर ई। अब क्या क्या गिवन है? ठीक है, जरा एक काम करते हैं, हमें फिर वैल्यू पलटनी पड़ेगी। जैसे पहले ई को लिख लेते हैं, है ना? रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। जी ई इज इक्वल टू रो ई आर ई, जी एम अपॉन में रो एम और आर एम। ठीक है? जी एम की वैल्यू देखो कितनी थी? यहाँ से जी ई निकाल लो। जी ई कितना आएगा? अगर हम यहाँ से जी ई निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6 जी एम। तो जी की जगह पर रख दो 6 जी एम अपॉन में जी एम। रो ई अपॉन रो एम हमें गिवन है 5/3 इंटू आर ई अपॉन आर एम। ये कैंसिल हो गया। अब उसने बोला है कि हमें आर एम की वैल्यू बताओ। तो इस आर एम को इधर ले आते हैं, इस आर एम को इधर ले आते हैं। तो जब आर एम को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, देखो पहले सीधे f6 इज इक्वल टू 5/3 और यह एक काम करते हैं Sorry, ये आ जाएगा हमारा आर एम इधर आ जाएगा और 5/3 इंटू 6 आर टी। तो कितना आ जाएगा? 5/18 आर एन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। A body weighs 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर जो बॉडी का वेट है वो 72 न्यूटन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट? ध्यान रखेंगे कि एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि जो अर्थ की सरफेस पर है उस पर जो बॉडी का वेट है वो कितना है? वो है हमारा 72 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं कि अगर क्या हो कि अगर हम एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, कि अगर हम रेडियस की आधी हाइट पर ऊपर चले जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हाइट पर वही तो हमारा वेट होगा, है ना? तो यानी कि हमें निकालना है डब्ल्यू डैश या वेट निकालना है हमें
किसी भी हाइट पर। ये हमें निकालना है। तो अब पता है इस क्वेश्चन में कौन-सा फॉर्मूला लगाएँगे? सबसे पहले हम ध्यान करेंगे कि हमारा जी का क्या फॉर्मूला है। एक हमने जी डैश निकाला था, जी डैश इज़ इक्वल टू जी और हमारा फॉर्मूला था ये वाला r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2h अपॉन r से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जी डैश इज़ इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो जी डैश इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा जी। देखो ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट में आ रखा है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी, टीजीटी फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स में भी और टीजीटी फिजिक्स में भी कई बार आ रखा है यूपी में, आरपीपीएससी एग्जाम्स में कई जगह पे ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है? तो जी डैश इज़ इक्वल टू जी r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो r अपॉन r प्लस h की जगह पे रखेंगे r अपॉन 2, तो r अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जी डैश हमारा कितना आएगा? तो जी डैश इज़ इक्वल टू जी r अपॉन कितना है 2r प्लस 3r अपॉन 2, 3r अपॉन 2, 2 ऊपर दे देते हैं 2 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास जो जी डैश अपॉन जी का रेशियो आया वो कितना आया? 4 अपॉन 9। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो वेट होता है ना, वेट क्या होता है? mg, है ना? तो मास का यहाँ पर जिक्र नहीं है, तो वेट किस पर डिपेंड करता है? वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के जी, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो हर जगह फिक्स रहता है। तो अगर हमारे पास जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, तो जो जी का फॉर्मूला है वही तो वेट का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू 4 अपॉन 9, ठीक है? तो डब्ल्यू डैश इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 9 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 72। तो 4 अपॉन 9 इंटू 72, 9 इंटू 72, 8 4 जा 32। तो ये हमारा आ जाएगा 32 न्यूटन, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कई जगह यूज़ होता है और कई बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों में 1% की कमी होती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा। इफ बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस बाय 1%, कह रहा है कि अगर मास और रेडियस दोनों क्या हो जाए डिक्रीज कर दिया जाए 1%, तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। देखो इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड बहुत लंबा हो जाता है माइनस करते करते। देखो शॉर्ट मेथड क्या है, हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला हमने अभी भी लिखा था कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। तो अगर मास 1% डिक्रीज हो गया तो अब तो ग्रेविटेशन क्या हुआ? जी क्या हुआ देखो, जी डिक्रीजेस बाय 1, जी डिक्रीजेस 1% बाय मास। अगर मास 1% डिक्रीज हो रहा है तो जी भी 1% डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों का देखो, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आर स्क्वायर डिक्रीज होगा तो उसका डबल क्या होगा? ये इंक्रीज होगा, है ना? आर स्क्वायर है। तो देखो क्या करेंगे, अगर आर भी 1% डिक्रीज हो रहा है तो 1 इंटू क्या कर दो 2, आर स्क्वायर है ना, तो क्या करोगे 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यानी कि जो जी है अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर डिक्रीज हो रहा है तो जी इंक्रीज होगा। तो जो जी इंक्रीज होगा बाई 2%, जी इंक्रीज होगा बाई 2%, अगर आर क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। अब ध्यान से सुनो, 1% डिक्रीज हो रहा है, 2% इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? 2 में से 1 जाएगा, मतलब तो क्या हो जाएगा देखो, 1% डिक्रीज 2% इंक्रीज, तो इसका मतलब जी हो जाएगा, जी इंक्रीज हो जाएगा बाय कितना? 1%। ये शॉर्टकट मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्स में भी। एग्जाम्स में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको माइनस करें, पहले इसको 100 मान के चलें, है ना? ऐसे करते हैं ना, तो वो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो जी इंक्रीजेस बाय 1%, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है ये हमने कर लिया डायमीटर वाला, ये हम कर चुके। इफ रेडियस ऑफ अर्थ shrinks by 1.5%, then the value of acceleration due to gravity change by। कह रहा है कि अगर क्या हो, जो रेडियस है, रेडियस वो क्या हो जाए? श्रिंक हो जाए। श्रिंक का मतलब क्या होता है? श्रिंक का मतलब होता है कम हो जाए, है ना? तो यानी कि रेडियस दिख रही है, रेडियस रिड्यूस हो रही है, कितनी? बाई 1.5%। वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या होगी? अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितना? हमने बोला था कि आर की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो हम करेंगे 1.5 इंटू 2 यानी कि 3%। तो जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बाय 3%, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है? हर क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, ठीक है? आरपीपीएससी हो, कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम पेपर में रिपीट हो रखा है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम कल करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, कल हम एसके वेलोसिटी वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास? ओके, अभी हमारे पास अच्छा ये जो 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, ये 2 क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, वरना तो हम इनको कल स्टार्ट करते हुए करेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एज एट द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो ये मैं करा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट के साथ-साथ पीजीटीज़ में भी आया हुआ है, ठीक है? इसको हम कर लेते हैं। कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ, कि जो 1 किलोमीटर हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो बिल्कुल सेम है अगर आप कहाँ जाओ, अगर आप अर्थ से डी डी डेप्थ नीचे चले जाओ। मतलब ये अर्थ है, अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो
और डी डेप्थ से नीचे जा रहे हो, तो दोनों कैसे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होगा। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हम फॉर्मूला लगाएँगे। क्या फॉर्मूला था? जब हम हाइट पर जा रहे थे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था हाइट का? G डैश इज़ इक्वल टू G 1 माइनस 2h अपॉन R। ठीक है, ये हाइट के लिए था। जब हम डेप्थ के लिए जा रहे थे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? G डैश इज़ इक्वल डेप्थ का था G 1 माइनस D अपॉन R। ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े। तो कह रहा है कि इन पर जो हमारी वैल्यू है इन G डैश की ये इक्वल है, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? G 1 माइनस 2h अपॉन R, ठीक है? और इज़ इक्वल टू G 1 माइनस D अपॉन R। देखो G से G कैंसल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस 2h अपॉन R और 1 माइनस D अपॉन R। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, R से R कैंसिल। तो D इज़ इक्वल टू आ गया 2h और H इसने हमें कितना बोला है 1 किलोमीटर। तो D हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि D हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। कह रहे कि कितना वेट हो जाएगा रह जाएगा कि अगर हम क्या करें, हम अर्थ के सेंटर के आधे पे चले जाएं, मतलब ये अर्थ का सेंटर है ये ऐसे, तो हम इसके आधे पे चले जाएं तो हमारा क्या रह जाएगा, पूछ रहा है वेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, नहीं तो मैं कल स्टार्टिंग में इसको कराऊंगी। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं करना। अब हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, वीडियोस आप देखते हो तो वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें। और मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।